हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार से लक्षण गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी। क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए दिया आपका मैरी कॉम, ऑप्शन बी दिया आपका कपिल देव, ऑप्शन सी दिया आपका युवराज सिंह और ऑप्शन डी दिया आपका मिल्खा सिंह। ऑप्शन डी क्या दिया है? मिल्खा सिंह। अगर से आपको आंसर पता भी नहीं होगा तो फिर आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें दिया है रेस, यानी रेस जो रेस से संबंधित हो उसी की पुस्तक होगी। अगर से हम एमसी मैरी कॉम की बात करें तो किससे संबंधित? आपके मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, और हम कपिल देव की बात करें तो आपके क्रिकेट से हैं और युवराज सिंह भी आपके क्रिकेट से हैं, और मिल्खा सिंह की बात करते ही आपके रेस से संबंधित हैं। इसलिए क्या हो जाता है हमारा द रेस ऑफ माई लाइफ जो है हमारा ऑप्शन डी यानी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम मैरी कॉम की आत्मकथा की बात करें, मैरी कॉम की पुस्तक की बात करें तो कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? ये आपके एमसी मैरी कॉम की है। और कपिल देव की हम बात करें, कपिल देव के भी एक हाल ही में भी 3-4 सब 4 आपके सेट के पहले मतलब बताया था कि कपिल देव की एक पुस्तक थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या था? स्ट्रेट, जो कि आपके अभी 4 सेट के पहले बताए थे उसमें। ठीक है, क्या नाम है इसका? कपिल देव की पुस्तक का क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? ये आपके कपिल देव की है। और युवराज सिंह की बात करें, युवराज सिंह की है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? आपके युवराज सिंह के। एमसी मैरी कॉम की बात करें अनब्रेकेबल, और कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक, और मिल्खा सिंह क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो किसकी बात कर रहा है? भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा यानी भारत मानक रेखा। ठीक है, अगर पूछे भारत कितने राज्यों से गुजरती है, ये टोटल आपके 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से, कौन कौन से राज्य हैं? एक है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद कौन सा है? उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य हो गए आपके टोटली आपके 5 राज्य हो गए। 5 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से आपकी जो है आपके भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है। और ये पूछे कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से नैनी होकर मिर्ज़ापुर से होकर यह गुजरती है। ठीक है, तो पूछा किस इसमें से कौन राज्य नहीं है? ठीक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार हमारा ये नहीं, ये 5 राज्यों में बिहार हम शामिल नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? इसकी बात कर रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन दिया आपका उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी दिया आपका लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन सी डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम किसकी बात करें, संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया आपका उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और इसके साथ ही आपके लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को भी दिया गया। यानी ए और बी हमारा जो ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है
योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ष का विजेता कौन है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ष का विजेता कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका कुनलाबुत वितिदर्शण, ऑप्शन बी दिया आपका लियांग वेई केंग, ऑप्शन सी दिया आपका वांगा चांगकी और ऑप्शन डी दिया आपका पुटा बाटानवे या यूटा बाटानवे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब। पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो कौन जीते हैं? ये जीते हैं आपके कुनलाबुल वितिदर्शण। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन सा खिताब जो है? पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। अगर पूछे महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला का किसने जीता है? तो जीती है आपकी यान्सी युंग आपकी ये महिला का खिताब जीती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी क्या दिया है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या दिया है? तमिलनाडु। तो किसकी बात कर रहा है? जगन्नाथ यात्रा की, जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहा है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करें कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा राज्य का। कहाँ का है? उड़ीसा का। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो मंदिर है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की उनकी जो मंदिर है उसमें एक खास बात है कि इसकी परछाई नहीं बनती, इसकी परछाई नहीं बनती। ठीक है, और इस मंदिर में जो मूर्ति हैं, इस मंदिर में जो मूर्ति है यहाँ पर मतलब प्रचलन है, यानी यहाँ का परंपरा है कि 12 साल पे वहाँ की मूर्ति को बदल दिया जाता है, वहाँ की मूर्ति को बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आइए ये तो भगवान जगन्नाथ यात्रा किस राज्य में है? तो आपके उड़ीसा में। अगर पूछे उड़ीसा के किस जिले में? तो आपके पुरी में है। कहाँ पर? पुरी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका हनोई, ऑप्शन बी दिया आपका वाली, ऑप्शन सी दिया आपका बैंकॉक और ऑप्शन डी दिया आपका पोर्ट विला। ऑप्शन डी क्या दिया है? पोर्ट विला। किसकी राजधानी की बात कर रहा है? वियतनाम की राजधानी। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे वियतनाम की किसकी वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा क्या है? जिसकी आपके वियतनामी दोंग क्या है? वियतनाम की मुद्रा है। हनोई इसकी राजधानी है। अगर हम बैंकॉक की बात करें, बैंकॉक किसकी राजधानी है? ये आपके थाईलैंड की है। किसकी है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। अगर पूछे मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है आपका थाई बात आपकी क्या है? यहाँ की मुद्रा है। हनोई वियतनाम की राजधानी, वियतनामी दोंग इसकी मुद्रा है, बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी और थाई बात आपकी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डैश सबसे पुराना उपनिषद है? डैश सबसे पुराना उपनिषद है? ऑप्शन ए दिया आपका ईश उपनिषद, ऑप्शन बी दिया आपका मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी दिया केन उपनिषद और ऑप्शन डी दिया आपका छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद की बात कर रहा है किसकी? सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया आपका मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए दिया आपका यमुना नदी, ऑप्शन बी दिया आपका गंगा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका गोदावरी नदी और ऑप्शन डी दिया आपका कृष्णा नदी। किसकी बात कर रहा है? मूसी नदी। किसकी? मूसी नदी की। मूसी नदी की सहायक नदी मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी इसकी सहायक नदी है तो यह आपकी कृष्णा नदी। किसकी है? कृष्णा नदी की। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अभी हम बताए थे पहले कृष्णा की सहायक कृष्णा की लंबाई कितनी है? आपकी 1400 किमी है। ये निकलती कहाँ से है? ये आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कौन? आपकी कृष्णा नदी। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। अगर पूछे कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यह है आपकी भीमा नदी है, एक होगी आपकी मूसी नदी, एक है आपकी कोयना नदी,
कोयना नदी, एक है आपका तुंगभद्रा नदी। कौन है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। ये कौन है आपकी? ये सब इनकी सहायक नदियाँ किसकी? कृष्णा नदी की, ठीक है। और कृष्णा नदी पर अगर बांध की बात करें कौन कौन से बांध है, तो यहाँ पर है आपके नागार्जुन बांध। कौन सा? नागार्जुन बांध किस पर है? आपके कृष्णा नदी पर है। एक है आपका श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध किस पर है? यह भी आपके कृष्णा नदी पर है। एक है आपका अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध, ये भी किस पर है? ये भी आपके कृष्णा नदी पर, ये भी आपके कृष्णा नदी पर है, ठीक। क्या हो गया? 1400 किमी इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ मूसी हो गई, भीमा हो गई, कोयना हो गई और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी और बने बांध की बात करें तो नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध है, ठीक है। अगर गोदावरी नदी की हम बात करें, इसकी गोदावरी नदी की इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1465 किमी, 1465 किमी इसकी लंबाई है, ठीक है। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी बड़ी नदी है। भारत की दूसरी बड़ी नदी है। भारत की क्या है? दूसरी बड़ी नदी है। भारत की दूसरी बड़ी नदी है, ठीक। ये कहाँ से निकली है? तो आपके त्रियंबक पहाड़ी से निकली, महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से निकली है। महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? ये आपकी गोदावरी नदी निकली है, ठीक है। अगर से इसकी लंबाई की बात करें, इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी आपके प्राणहिता, क्या है? प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा, ठीक है। मंजरा नदी यानी मंजीरा नदी या मंजरा नदी, ठीक। प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा नदी आपके गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी आपकी कृष्णा की नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगर हम यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, यमुना नदी की सहायक नदी, ये कौन सी? इसकी सहायक नदी क्या है? चंबल नदी, इसकी सहायक नदी चंबल। और यमुना की बात करें तो यमुना खुद किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी अगर पूछे कौन सी है तो आपकी यमुना नदी है। और यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? वो आपकी चंबल नदी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, अलकनंदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका बद्रीनाथ, ऑप्शन बी दिया आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया आपका अयोध्या और ऑप्शन डी दिया आपका लखनऊ। ऑप्शन डी क्या दिया है? लखनऊ, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दिया है? लखनऊ। तो किसकी बात कर रहा है? अलकनंदा की, ठीक है। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आपके गोमती नदी के तट पर है। किसके? गोमती नदी के तट पे। अयोध्या किसके तट पर है? तो आपके सरयू नदी के तट पर है। और इलाहाबाद किसके तट पर है? आपके गंगा ही बोल सकते हैं, यमुना है, मतलब संगम के तट पर। किसके संगम पे? गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। अब सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन गंगा यमुना बोल सकते हैं, ठीक है। किसके किनारे? गंगा और यमुना के दोनों की, ठीक। और अगर सरस्वती दिया यहाँ दोनों हो तो वो भी हो सकता है, ठीक। और हम बात करें अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा है? आपका बद्रीनाथ, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम और नदियों की बात करें, जैसे और शहरों की बात करें, गोमती नदी कौन कौन से हो गए? लखनऊ हो गया। इसके बाद कौन सा है? एक के बाद है आपका जौनपुर। कौन है? जौनपुर, ठीक। और गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आपके गाजीपुर के सैदपुर में गोमती नदी जो है आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। अगर हम किसकी बात करें? गंगा नदी की, किसकी? गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं? तो आपका हो गया इलाहाबाद हो गया, क्या हो गया? कानपुर हो गया, इलाहाबाद, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया। ये सब शहरें कहाँ पर हैं? ये सब आपके गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। किस पर हैं? गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिया आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन सी दिया आपका कानपुर और ऑप्शन डी दिया आपका अहमदाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया? अहमदाबाद। किसकी बात कर रहा है? भारत का मैनचेस्टर। पहले तो हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर किस देश का शहर है, मैनचेस्टर कहाँ पर है, यानी किस देश में है, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो किसकी बात करें? मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर कहाँ पर है? ये आपके यूके या इंग्लैंड में, ठीक लिख लीजिए, इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में, ठीक। इंग्लैंड का एक शहर है, कौन सा? मैनचेस्टर, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो पूछा है भारत निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके अहमदाबाद को। किसे?
अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का, ठीक। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कौन सा शहर है, तो आपका कानपुर है। कौन सा है, कानपुर, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे कौन सा शहर है, तो आपका है कोयम्बटूर। कौन है, कोयम्बटूर आपका क्या है, ये दक्षिण भारत का शहर है, ठीक। अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर तो आपका हो गया अहमदाबाद, और अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो आपका हो गया, क्या हो जाए, कानपुर। और ऑप्शन पूछे अगर से क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो क्या हो जाएगा, कौन सा, कोयम्बटूर। कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु पे, ठीक। और कानपुर कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी दिया आपका समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी दिया आपका, ऑप्शन सी दिया आपका शुद्रक, और ऑप्शन डी दिया आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन डी दिया आपका श्रीगुप्त। किसकी बात कर रहा है, चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये सब कौन है, आपके गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बाद अगर पूछे किसने बागडोर संभाली, तो संभाली थी आपके समुद्रगुप्त ने। कौन, समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, ये था आपका 335 ईस्वी से कितना, 380 ईस्वी तक, 335 से 380 ईस्वी तक, यानी टोटल 45 वर्षों तक इनका क्या था, शासन काल था। और समुद्रगुप्त की बात करें, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका करनाल, ऑप्शन बी दिया आपका उज्जैन, ऑप्शन सी दिया आपका नागपुर, और ऑप्शन डी दिया आपका मुंबई। ऑप्शन डी क्या दिया है, मुंबई। ऑप्शन डी क्या दिया है, मुंबई, ठीक है। तो इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी है या क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपके कहाँ पर है, आपके करनाल में। कहाँ पर, करनाल कहाँ पर है, ये आपके हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में, ठीक है। और किससे संबंधित, आपके दुग्ध से संबंधित है, ठीक। अगर पूछे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका विश्व दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस पूछे तो आपके 1 जून को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछे तो आपके 26 नवंबर को, ठीक। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, ये आपके करनाल हरियाणा में है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, मतलब ये मंदिर कहाँ पर, कौन सा मंदिर है, कटास राज मंदिर, ठीक है। कटास राज मंदिर, इसमें कई धर्मों के मंदिर के साथ ये स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया आपका अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी दिया आपका म्यांमार, ठीक है। तो ये जो आपका कौन सा मंदिर है, आपके कटास राज मंदिर परिसर कहाँ पर है, तो आपके पाकिस्तान में स्थित है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। अगर हम स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस शहर को जोड़ती है, ठीक। ये कुछ इसी प्रकार से बनी है, ठीक है। देखिए आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। अगर हम पूछे ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका कहाँ से, कोलकाता से,
कोलकाता से, ये कोलकाता से आपका कहाँ है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये कोलकाता, ये दिल्ली है। और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है ये आपका मुंबई, ये क्या है, मुंबई शहर, ये मुंबई है। और ये आपका चेन्नई, ये कौन सा शहर है आपका, चेन्नई है, ठीक है। अगर हम हाईवे के मतलब रोड नाम लिखते हैं, क्या है, ये NH-90 है, कौन सा है, ये NH-90 है। और ये आपका NH-48, NH-48, और ये भी आपका NH-48 के ही नाम से जाना जाता है, NH-48, ये भी NH-48 है और ये भी NH-48 है। और इसकी बात करें तो ये है आपका NH-16, NH-16, ठीक है। तो अगर पूछे स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस शहरों को जोड़ती है, तो कोलकाता से दिल्ली को NH-90 द्वारा, और दिल्ली को मुंबई से NH-48 द्वारा, और मुंबई को चेन्नई से NH ये भी 48 है, और चेन्नई को कोलकाता से NH-16 के द्वारा यह जोड़ती है, ठीक। अगर हम इसकी क्या पूछें, इसकी दूरी की बात करें, NH-90 की लंबाई कितनी है, NH-90 की लंबाई कलकत्ता से दिल्ली तक कितनी लंबी है, तो आपके 1435 किमी, 1435 किमी है आपकी NH-19, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है, कोलकाता से दिल्ली तक। और NH-48 की बात करें तो आपके 1419 किमी, 1419 किमी, कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से मुंबई तक। और ये मुंबई से चेन्नई तक जो NH-48 है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी आपकी 1290 किमी। और NH-16 की बात है जो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है, इसकी लंबाई पूछे तो है आपका 1684 किमी, 1684 किमी। पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, यानी चारों का योग पूछा है, चारों का योग पूछा है। यहाँ पर हम इसका योग निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना है, 1435 और एक आपका 1419, 1290 और एक आपका 1684 है, 1684, ठीक है। तो हो गया आपका 9 5 14 4 18 की 8 हासिल लगा 1, फिर आपका 9 8 17 18 18 2 20 21 1 22 की 2 हासिल लगा 2, ठीक है। फिर 4 4 8 2 10 6 16 16 2 18 का 8 हासिल लगा 1 1 2 3 4 1 5, ठीक है। 5828 किमी, 5828 किमी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 5828 किमी। ऑप्शन ने दिया आपका 7956 किमी, ऑप्शन बी दिया आपका 6033 किमी, ऑप्शन सी दिया आपका 4088 किमी, और ऑप्शन डी दिया 5846 किमी, यानी इसी के समथिंग, यानी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको बना लीजिए आपका 5828 किमी, 5828 किमी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कितना होता है, 5828 किमी, 5828 किमी, ये हमारा क्या होता है, ये आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी दिया आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी दिया आपका राजीव गांधी। ऑप्शन डी क्या दिया है, राजीव गांधी, ठीक है। तो कौन सा दिवस की बात कर रहा है, दिवस कर रहा है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। कब है इनका जन्मदिन, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, सुशासन दिवस। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब मनाया जाता है, मनाया था 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। कौन सा दिवस है, यहाँ पर मनाया था आपका पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस, ठीक। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस 25 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपका कौन सा दिवस, सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव के उत्सव में आपका जन्मदिन के उत्सव, जन्मदिवस के उत्सव में 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाया था आपके, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। अगर हम पंडित नेहरू की बात करें तो इनका कौन सा दिवस मनाया था, चिल्ड्रन दिवस, कब, 14 नवंबर को, ठीक है। और आपको बताना है राजीव गांधी जी के जन्म दिवस, गांधी राजीव जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, और मतलब इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ऑप्शन ने दिया आपका किसानों के लिए, ऑप्शन बी दिया आपका सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए, ऑप्शन सी दिया आपका आभूषण कारीगरों के लिए, ऑप्शन डी दिया आपका प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किसके लिए किया गया था? ये किया गया था आपका सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि 2011 की गणना 2011 के अनुसार प्रदेश में प्रमुख पुरुष साक्षरता दर कितनी क्या है? पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है। ऑप्शन ए दिया आपका 59.26%, ऑप्शन बी दिया आपका 77.3%, ऑप्शन सी दिया आपका 69.72%, और ऑप्शन डी दिया आपका 60.34%, ऑप्शन डी दिया आपका 60.34%। किसकी बात कर? 2011 के अनुसार प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर कितना है तो आपके 67.72% है। 67.72% आपके उत्तर प्रदेश का टोटल साक्षरता दर है। अगर हम इसमें पुरुष की बात करें, पुरुष और महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, अगर पूछे महिला साक्षरता दर कितनी है तो आपके 57.2%, 57.2%, और पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो आपके 77.3% है, 77.3%, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे टोटल साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की तो आपके 67.72%, और महिला की पूछे तो आपके 57.2%, और अगर पुरुष की पूछे तो 77.3%, 77.3%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थित है। महाविद्यालय है, ठीक, कौन सा महाविद्यालय? संगीत के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ने दिया आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी, ऑप्शन बी दिया आपका भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी दिया आपका ललित कला अकादमी, और ऑप्शन डी दिया आपका संगीत नाटक अकादमी। तो इसकी बात कर रहा है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्व महाविद्यालय कौन सा है? तो है आपका भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।